स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 2 विष के दांत। तो इसका मैंने आप लोग को पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 और ये आपका पार्ट 3 है, ठीक है। तो यहां से मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। कहता है सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। यानी एक सीधा समझिए एक डाइनिंग रूम बना हुआ था, ठीक है। वहां पे पत्रकार बहुत से बाहर से लोग आए हुए थे, तो सब अपने बेटे के बारे में, हाँ भाई तेरे बेटे ने क्या किया, तेरे बेटे ने क्या किया, ये तो सब बातचीत हो रही थी। तो वहीं पर पत्रकार ने क्या जवाब दिया उसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच यह बातचीत हुई थी कि उनके लड़के भविष्य में क्या करेंगे, है ना। यानी वहां पे बैठ के यही बातचीत हो रही है, हाँ भाई तेरा बेटा क्या करेगा, अब मेरा बेटा ये करेगा, तेरा बेटा क्या करेगा, तेरा बेटा ये करेगा। मतलब होता है ना सब, जब सब 5-6 आदमी आपस में बैठते हैं, जब बेटे के बारे में बातचीत हो रही थी, मेन फोकस था बेटे के ऊपर, तो बेटे के ऊपर बातचीत चल रही थी, हाँ भाई तेरा बेटा आगे भविष्य में क्या करेगा, तेरा बेटा आगे भविष्य में क्या करेगा। किसी मित्र ने जब पत्रकार से पूछा कि उनका लड़का स्कूल तो अवश्य जाता होगा, ठीक है। किसी मित्र ने जब पत्रकार से पूछा कि उनका लड़का स्कूल तो अवश्य जाता होगा, तब उन्होंने अपने मित्र को जवाब देते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा लड़का जेंटलमैन जरूर बने। क्या करे, जेंटलमैन जरूर बने। किसका लड़का, पत्रकार का लड़का, ठीक है। और जो कुछ बने उसका काम है और उसे पूरी स्वतंत्रता। यानी उसका कहने का मतलब मैं तो चाहता हूं मेरा बेटा जेंटलमैन बने, पर उसको जो भी कुछ करना हो वह कर सकता है, वह स्वतंत्र है, बस वो कुछ अच्छा करे, ठीक है। तो पत्रकार ने इस तरह से अपने मित्र को क्या दिया, जवाब दिया। थोड़ा सा भी आप लोग को दिक्कत नहीं क्वेश्चन आंसर समझने में, ठीक है। अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कहता है मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। देखिए, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद क्यों हुआ था। तो मदन भाई पहली बार गाड़ी देखा था, तो मदन क्या किया, उस गाड़ी को जाके छू दिया। अब क्योंकि काली चमकती हुई गाड़ी थी, तो भाई सोफर की तो जान चली जाएगी, तो सोफर घसना पड़ जाएगा, है ना, पॉलिश करना पड़ जाएगा। तो इसके कारण ड्राइवर और उसके बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया। ड्राइवर ने उसको मतलब हटा दिया था, तो मदन उस पर क्या किया, ललक गया। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो आप लोग को बात समझ में आए। तो देखिए, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के माध्यम से कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि उन दोनों के बीच में जो विवाद हुआ था उसके माध्यम से कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि जनसाधारण भी वैसा ही बन जाता है जैसा कि उसकी संगति होती। यानी कोई भी इंसान जब किसी इंसान की संगति में आता है ना, तो वैसा ही बन जाता है जैसा वो है ना। जैसे मान लीजिए एक अनार सड़ा हुआ है, 10 अनार खूब बढ़िया आप डाल दीजिए, तो धीरे धीरे वो 10 अनार भी क्या होगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। अब भाई ड्राइवर तो है नीचे का, पर रह रहा सेन साहब के साथ, हाई प्रोफाइल के साथ, यानी बड़े आदमी के साथ, तो उसका भी क्वालिटी धीरे धीरे ना बड़े वाला हो जाएगा, फिर छोटे को ना मतलब तुच्छ समझना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है, वही चीज कहा जा रहा है, जनसाधारण भी वैसा ही बन जाता है जैसा कि उसकी संगति होती है, ठीक है। तो ड्राइवर सेन साहब का नमक खाता है ना भाई, ड्राइवर जो है सेन साहब का क्या खाता है, नमक खाता है। इसीलिए सेन साहब के बेटे की बदमाशी नजरअंदाज कर देता है। इसीलिए सेन साहब के बेटे की, क्योंकि भाई मालिक का बेटा, तो मालिक का बेटा गलती भी करे तो भाई ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा, उसे नजरअंदाज करना पड़ेगा। यदि दूसरा बच्चा अगर कोई गाड़ी छूने की ललक हो तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं, यदि दूसरे बच्चे को गाड़ी छूने की ललक हो तो उसे क्या कर दिया, धकेल जाता है। अरे भाई दूसरा बच्चा कोई गाड़ी देखा, मान लीजिए बच्चे को थोड़ी ना पता है अमीर आदमी का गाड़ी है कि बड़ा मतलब गरीब आदमी का गाड़ी है, वो गया छूने के लिए, तो ड्राइवर क्या भाई उस पर ललक जाता है ना, उसको धकेल देता है। तो यही कह रहा है, अगर सेन साहब का बेटा गाड़ी का शीशा भी तोड़ दे तो ड्राइवर को कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा बच्चा अगर गलती से गाड़ी को छू भी दे तो उसको क्या कर दिया जाता है, धकेल दिया जाता है, उल्टा उस पे गलत आरोप भी लगा दिया जाता है। तो कहानीकार यही बताना चाहते हैं, मदन और ड्राइवर के बीच में इसी चीज को लेके क्या हुआ था, विवाद हुआ था। विवाद तो खैर खूब बड़ा है, पर आपको देखिए एग्जाम में 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, पूरी कहानी लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपसे जितना पूछा जाए उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए और उतना ही लिखिए। ज्यादा लिखने से बहुत का आदत होता है भाई, भरो पन्ना भरो, पन्ना भरने से कुछ नहीं होगा। पॉइंट आप दीजिए, जो सही या फैक्ट है उस चीज को डालिए, ठीक है।
तो ज्यादा बेटर है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पन्ना भर दीजिए, कहिएगा भाई नंबर तो नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आप 2 नंबर का जवाब उस तरह से दीजिए कि आपको नंबर 1 भी ना कटे, तो मजा आता है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 पेज तो भर दीजिए, क्योंकि 100 से 150 शब्द, जबकि क्वेश्चन में ही वहां लिखा दिया जाता है तो भाई 60 से 70 मतलब मान लीजिए 50 से 60 शब्दों में लिखना है ना, शब्दों में 100 से 150 शब्दों में। तो आप लोग शब्दों को क्रिएट कीजिए और अपने शब्दों में, मैं बार बार आपको कहता हूं हिंदी आप पढ़िए और अपने शब्दों में आंसर दीजिए, तब देखिए कितना मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए 6-7 हो गया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। कासू और मदन के बीच जो झगड़ा हुआ था उसका कारण क्या था और इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए आंसर देखेंगे। कासू ने मदन और उसके मित्रों को लट्टू नचाते देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। कासू घर से बाहर निकला, उसने मदन और कुछ गली के लड़के को लट्टू नचाते हुए देखा, तो भाई कासू की यानी खोखा की तबीयत क्या हो गई, मचल गई। ठीक है, वह भी लट्टू नचाना चाहता था, उसके भी मन में लालसा जगी कि मैं लट्टू नचाऊंगा, लेकिन कासू रोब दिखाकर लट्टू नचाना चाहता था। भाई क्योंकि मालिक का बेटा है तो रोब तो होगा ही ना, हम भी लट्टू नचाएगा मान लीजिए। ठीक है, तो रोब दिखाकर लट्टू नचाना चाहता था, जो मदन के विचार से गलत था। जो मदन के विचार से क्या था, गलत था। फिर मदन की प्रतिरोध की भावना ने झगड़े का रूप ले लिया। मदन की जो प्रतिरोध, क्योंकि लड़ाई हुआ था पहले से और अब तो खैर खुद मुर्गा फंसने के लिए आया, तो प्रतिरोध की भावना ने झगड़े का रूप ले लिया। इस प्रसंग के द्वारा लेखक आहत बल, ठीक है, लेखक आहत बल मन की प्रतिक्रियाओं को प्रस्तुत करना चाहता था। यानी मन के अंदर जो उसका मतलब पहले से घायल जो होता है ना, मान लीजिए किसी को किसी ने मारा तो घायल हो गया, अब वो क्या करेगा, वो समय खोजता रहेगा भाई कब हम उसको क्या करें, अपना बदला ले ले। तो वही चीज यहाँ पे प्रस्तुत हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में, ठीक है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। सही बात है, महल और झोपड़ी की लड़ाई में कौन जीतेगा भाई, महल वाला। ठीक है, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। ठीक है, तो लेखक इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देके पुष्टि करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो महल और झोपड़ी वाले में लड़ाई अर्थात कासू और मदन की लड़ाई है ना। भाई महल वाला कौन है, कासू, और झोपड़ी वाला कौन है, मदन। तो कासू और मदन के लड़ाई में मदन के अन्य मित्रों ने कासू की मदद नहीं की। जो मदन की लड़ाई हुई थी कासू के साथ, तो अन्य मित्र जो थे उन्होंने कासू की मदद की नहीं की। परिणाम कासू यानी महल वाला क्या होता है, हारता है। यदि मदन के मित्र कासू को मदद करता, तो यदि मदन का जो मित्र था वो अगर कासू की मदद करता तो कासू ही जीतता कि नहीं जीतता। तो प्राय यही देखा जाता है कि झोपड़ी में रहने वाले लोग, ठीक है, प्राय यही देखा जाता है कि झोपड़ी में रहने वाले लोग अपने ही खिलाफ, ठीक, कि झोपड़ी में रहने वाले लोग अपने ही खिलाफ आवाज लगाते हैं। परिणाम झोपड़ी वाला क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। झोपड़ी वाला क्या हो जाता है, आवाज लगाते हैं, तो परिणाम झोपड़ी वाला पराजित हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका हो गया, आंसर भी हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है बाबू। सेन साहब मदन, कासू और गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। मतलब इनके चरित्र के बारे में आपको बताना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, कभी कभी गिरधर लाल के बारे में पूछ देगा, कासू के बारे में पूछ देगा, मदन। तो इस सब के बारे में आप खुद भी लिख सकते हो अगर आपने कहानी पढ़ा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेन साहब से। तो सेन साहब जो है उच्च मध्य वर्ग के प्रतिनिधि हैं और बिजनेसमैन है, महत्वाकांक्षी है, संभावना को यानी कोई भी संभावना उसको संयोगने वाले हैं, इसलिए अपने दुर्दमनीय पुत्र, ठीक है, उनका जो दुर्दमनीय पुत्र है यानी खोका, उसमें इंजीनियर होने की संभावना करते हैं। उनकी पुत्रियां सभ्य, सुशील और अनुशासित हैं। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, शीघ्र ही क्रोध करने लगते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया सेन साहब का चरित्र चित्रण। ठीक है, और बढ़िया से जानना है तो आप आराम से किताब पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मदन से।
ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं समझा दूंगा आप लोग को। अब देखिए, मदन किरानी गिरधर लाल का पुत्र है। मदन जो है किरानी गिरधर लाल का पुत्र है, उसकी उम्र 5 से 6 साल की है। गरीब होने के बावजूद उसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। ठीक है, इसी स्वाभिमान की रक्षा में वह सेन साहब के पुत्र को पीट देता है ना। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मदन कैसा है, स्वाभिमानी भी है। तो देखिए, यहाँ सेन साहब का भी चरित्र चित्रण हो गया, मदन का भी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कासू का चरित्र चित्रण। तो देखिए, कासू सेन साहब का इकलौता बेटा है, ये तो आपको पता ही है। जिद्दी स्वभाव का है, उसके मन में जो आता है वही करता है, इसीलिए तो वह मदन से लट्टू नचाने के लिए रोब से मांगता है, भाई मुझे ला लट्टू नचाना है। ठीक है, वह नटखट भी है, तोड़फोड़ भी करता है, जिसके कारण उसे तोड़फोड़ में अधिक मन लगता है। ठीक है, उसमें स्वाभिमान भी है उसके अंदर, इसीलिए तो वह मदन के साथ लट्टू नहीं देने पर क्या होता है, उलझ जाता है। यानी वह मदन जब बाहर लट्टू खेल रहा था, वो लट्टू नहीं देता है तो उसके साथ क्या होता है, लड़ाई कर लेता है, यानी उलझ जाता है। तो ये हो गया आपका कासू का चरित्र चित्रण। अब हम लोग देखेंगे बाबू गिरधर लाल का। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें, क्योंकि बहुत एकदम संयम इंसान है, सभ्य इंसान। ठीक है, तो देखिए, गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी है। गिरधर क्या है, सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी है। ईमानदार है, वफादार कर्मचारी है। कैसा है बाबू, ईमानदार वफादार कर्मचारी है। मालिक के गलत निर्णय को भी आसानी से स्वीकार कर लेता है। मालिक ने बोला दिन को रात, रात को दिन, तो उसको भी स्वीकार कर लेगा, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। भाई मालिक अभी तो रात है, आप दिन क्यों कह रहे हो। ठीक है, तो एक गलत निर्णय को भी आसानी से स्वीकार कर लेता है कि गिरधर वर्तमान को भी आधार मानता है। यानी गिरधर जो है वर्तमान को ही आधार मानता है, जो हो रहा है उसके साथ सब ठीक है। ठीक है, क्योंकि सामान्य पिता की तरह पुत्र मदन को दंड भी देता है। जो सामान्य पिता का काम है अपने बेटे को दंड देना, उसको समझाना बुझाना, तो गिरधर भी अपने पुत्र को दंड भी देता है। वह एक सफल गृहस्थ धर्म का पालन करता है। एक सफल गृहस्थ यानी पत्नी है, बच्चा है, खुद है, एक सफल गृहस्थ धर्म का पालन करता है, क्योंकि विषम परिस्थिति में भी वह घबराता हुआ नहीं दिखता। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे, क्योंकि बीच में लड़ाई हुआ था ना मदन और कासू के बीच में, तो सेन साहब ने उसे फैक्ट्री में बुला के खूब कड़ी कोठी सुनाई थी, तब भी वह एकदम मालिक की तरह, मतलब नौकर की तरह मुंडी नीचे करके सुन रहा था। तो विषम परिस्थिति में भी वह घबराता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर 2 बाबू पूरा खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलेंगे आप लोगों से नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।